नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से एक मेहमान के साथ। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी उर्दू सर्विस के एडिटर रहे हैं। डॉयचे वेले जर्मनी में इन्होंने काम किया है। और मैं इनसे सिर्फ ये समझने में मदद चाहता हूं कि अफगानिस्तान में हो क्या रहा है और जो हो रहा है उसका उसके बाकी पड़ोसियों के साथ क्या संबंध है। तो हमारे साथ हैं शाहजेब जिलानी। मैं आपको मिलवा दूं इनसे। शाहजेब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आलोक अड्डा पर। जी। आपका आपके साथ जुड़ने पर मुझे भी बहुत खुशी है। थैंक यू। शाहजेब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अफगानिस्तान से आपको क्या खबरें आ रही हैं। कुछ खबरें तो हमको दिख रही हैं। देखिए, काबुल का एयरपोर्ट दिख रहा है, सबने देखा, कितने कितने खौफनाक मंजर हैं। लेकिन और जो एक पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है, वहां से पहले हम लोग जब बात करते थे तो वहां के बहुत सारे लोग अफगानिस्तान के बारे में खबरें दे दिया करते थे। कुछ वहां से भी खबरें आ रही हैं कि हालात बदल रहे हैं, या हमको जो काबुल में दिख रहा है वही बड़ी खबर है? इस वक्त तो बज़ाहिर सारा फोकस काबुल पर है। बॉर्डर से कुछ स्कर्मिशेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन फिलहाल जो है बॉर्डर से कोई बड़ी खबर उस तरह की नहीं है। जाहिर है कि हमारा एक बॉर्डर है चमन और स्पिन बुलदक का, बलूचिस्तान में। वहां से आज एक वीडियो क्लिप मैंने देखा जिसमें अफगानिस्तान की साइड से तालिबान खड़े हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तानी बॉर्डर गार्ड्स हैं वो खड़े हैं। और जो तालिबान हैं वो उनको टॉन्ट कर रहे हैं कि देखो हम किस तरह से आ गए और अभी तुम्हारा भी नंबर आएगा। हम्म। और ये एक आपस में समझें कि ये एक तरह की नोक झोंक भी है, लेकिन एक वेल्ड थ्रेट भी है कि तालिबान जो हैं, जो इस वक्त इंचार्ज हैं, स्पिन बुलदक से आपको पता है कि बहुत ज्यादा इलीगल ट्रेड होता है अफगानिस्तान के रास्ते। जो सारा ये अफगान ट्रांजिट की चीजें आती थी वो वहीं से एंटर होती हैं पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, और फिर कराची और दूसरे इलाकों तक पहुंचती हैं। इससे पहले आपने तोरखम की बात की, तो हमारी जो भी बॉर्डर चेक पोस्ट हैं इस वक्त उस तरफ से तालिबान ने उनको संभाल लिया है। पाकिस्तान की फिलहाल कोशिश ये है कि कोई रेफ्यूजीज वगैरह वहां से निकल के इस तरफ ना आए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इस वक्त तो सबका फोकस ये है कि काबुल के अंदर क्या हो रहा है। और आप और हम ने देखा कि कितना तेजी से और कितना बज़ाहिर ब्लडलेसली तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। अशरफ गनी वहां से निकल गए। और इस वक्त जो मैंने कुछ आज की रिपोर्ट्स देखी हैं वो ये हैं कि बाज रिपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि तालिबान हाउस टू हाउस सर्च कर रहे हैं। इस वक्त उनके पास खाने पीने का कोई सिस्टम नहीं है, तो वो जो आबादी है उन्हीं को प्रेशर कर रहे हैं कि हमें खिलाओ पिलाओ या हमें कहीं ठहराओ या कुछ करो। तो एक अनसर्टिनिटी है, एक बेयकीनी है। और इनिशियली तालिबान की कोशिश ये नजर आती है कि देखें हम कितना एफर्टलेसली आ गए, हमारी अवाम में जड़े हैं, हम कोई टेक ओवर नहीं कर रहे बट हम लिबरेशन कर रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसा है, लेकिन ये सिचुएशन चेंज होने में देर नहीं लगेगी अगर ये वायलेंस की तरफ जाते हैं या टारगेटेड किलिंग्स करते हैं या कुछ और करते हैं। जी। तो आप कह रहे हैं वहां सिचुएशन वायलेंस की तरफ जाने में देर नहीं लगेगी। वो तो जो काबुल में होगा अभी आगे की बात है कि देर नहीं लगेगी। लेकिन ये जो ब्लडलेस ट्रांसफर अभी आपने कहा, बिना एक बूंद खून बहाए तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया, इसके पीछे क्या रहस्य लगता है? क्या सीक्रेट, क्या राज है इसका? आलोक, देखें, हमें ये लगता था कि अफगान गवर्नमेंट, अफगान आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस वो रेजिस्टेंस देंगे इनको। लेकिन आप ये देखें ना, लेट्स थिंक अबाउट इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने देखा कि जी अमेरिका तो डील करके वहां से निकल रहा है, सरेंडर करके निकल रहा है। पड़ोसी देशों का जो रवैया है वो भी उन्होंने देखा। मतलब इवैक्यूएशन शुरू हो गई, भारत ने अपनी कर ली, मज़ार शरीफ से हो गए। पाकिस्तान का जो जो रवैया है वो भी उनके सामने है। तो आखिर में उन्होंने देखा कि ना एयर कवर है, ना हम इनसे लड़ सकते हैं। तो आखिर में उन्होंने कहा कि जी बजाय इसके कि यहाँ पे मारा मारी हो और वो देखें, वो जो पिछली दफा हुआ था कि हम हम्म। उस तरह का वायलेंस करें, इससे अच्छा है कि हम पतली गली से निकल लें। हम्म। और प्रेसिडेंट को आपने देखा, उन्होंने कहा कि जी कि मैं ब्लडशेड नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हालांकि
24 आवर्स पहले उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा कि जी कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और हम इस तरह सरेंडर नहीं करेंगे। तो विद इन 24 आवर्स उनको हर तरफ से पैगाम आ गया कि रेजिस्ट करोगे तो मारे जाओगे, तो इसलिए बेहतर है कि अपना बोरिया बिस्तर आप समेटें और यहाँ से आप निकलें। तो जब आपके प्रेसिडेंट निकल गए, जब अमेरिका निकल गया, तो जो सड़क पे खड़ा है बंदूक लेके यूनिफॉर्म पहन के, वो बोलेगा जी मेरा क्या लेना देना, मतलब जब सभी लोग जा रहे हैं तो फिर मैं भी अपना रास्ता नापूं। तो आई डोंट नेसेसरली ब्लेम कि जब इतने बड़े बड़े शहरों में, कंधार में, गजनी में, हेरात में, ऊपर आपके बलख में, इधर उधर हर मजार शरीफ में जब वो आ गए, तो फिर काबुल में वो सोचेगा बंदा कि जी मुझे भी जो है ना दीवार पे जो लिखाई है वो पढ़ लेनी चाहिए और अभी अपना जो है ना अपने आप को बचाना चाहिए। जी, ये तो उसकी बात हो गई जो फौजी खड़ा है, या आप पूरी फौज को मान लें, अफगानिस्तान में फौज के नाम पे जो कुछ भी हमला खड़ा था, उसने ये समझ लिया कि साहब ऊपर से कोई हमारा पुरसहाल नहीं है, तो हम यहाँ लड़के हाँ, अपनी जान बेवजह क्यों गंवाएं। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका की कोई डील हो गई है तालिबान के साथ, जिस अंदाज में ट्रांसफर हुआ है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने कोई सौदा कर लिया है, कि वो चीन का इन्फ्लुएंस नहीं चाहता है, रूस का इन्फ्लुएंस नहीं चाहता है। उसे लगता है कि तालिबान के साथ सौदा कर लिया जाए कि तुमको हम हल्के से पावर दे देते हैं, और यहाँ जो हमारे इंटरेस्ट हैं फिर बाद में हम लोग सेटल करेंगे जो माइनिंग वाइनिंग करनी है। इस वक्त अफगानिस्तान से जो आवाजें उठ रही हैं, काबुल से, जो मैं आज सारा दिन इंटरनेशनल मीडिया पे भी इंटरव्यू सुन रहा था, वहां पे तो यही फीलिंग है कि ये तालिबान की इतना तेजी से वापसी जो है, ये जरूर अमेरिका के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि आपको हम रास्ता दे देंगे और आप आ जाइएगा, उसके बगैर ये हो नहीं सकता था। और अगर आप गौर से देखें ना, जो दोहा डील थी जिसको काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, वो एक इसेंशियली वो एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें अमेरिका ने क्या कहा तालिबान से, कहा कि जी आप ये चाहते हो ना कि हम आपके देश से निकल जाएं, ठीक है हम निकल जाएंगे, लेकिन वापसी में हमें ये अश्योरेंस चाहिए कि जब तक हम निकलने का टाइम टेबल बनाते हैं, आप हमारे सैनिकों पे, हमारी आर्मी पे आप हमले नहीं करोगे। तालिबान ने कहा ठीक है। तो पिछले 1.5-2 साल में हमने देखा कि तालिबान की धमाचौकड़ी वैसे चल रही थी, लेकिन वो अमेरिकन को टारगेट नहीं कर रहे थे, और इसलिए अमेरिकन असल अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम निकल जाएंगे, लेकिन आप हमें ये ग्रेस पीरियड दो कि उसमें आप हमें टारगेट नहीं करो। अभी भी अमेरिकन का प्राइमरी कंसर्न ये है कि अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट करें। बाकी यूरोपियंस भी जो हैं वो अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। अभी जैसे पिछले चंद दिनों में अमेरिका ने 2-3 हजार फौजी भेजे हैं, सिर्फ इवैक्यूएशन के लिए भेजे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान इज नॉट आवर कंसर्न, अफगान लोगों के साथ क्या हो रहा है इट्स नॉट आवर कंसर्न, हम नहीं कर सकते। हम बेसिकली इसेंशियली हाथ बांध के हम कह रहे हैं कि यार हमें जाने दें, ठीक है ना। अब आपको याद है कि 80s में सोवियत यूनियन भी यहां से निकला था। आप उस विड्रॉल को देख लें और इस विड्रॉल को देख लें, वो एक ऑर्डरली विड्रॉल था, ठीक है ना, वो एक तरीके से वहां से निकले थे। ये जितना मिसमैनेज, जितना डिसऑर्डरली, जितना केओटिक, जितना शेमफुल अगर आप कह लें विड्रॉल है, उसकी मिसाल नहीं मिलती है कि आपने 20 साल लगा दिए, ट्रिलियंस लगा दिए, इतने लोग मरवा दिए, और आखिर में यू हैव नथिंग टू शो फॉर इट। तो अफगान के साथ तो बहुत बड़ा बिट्रेल हुआ है, और ये अफगानिस्तान के अंदर भी लोग देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड कैपिटल में जो लोग बैठे हैं देख रहे हैं, वो भी ये मानते हैं कि ये इस तरह अबैंडन कर देना एक पूरे मुल्क को 20 साल के बाद, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। तो इसके साथ जो बड़े सवाल उठ रहे हैं वो तो ये उठ रहे हैं कि साहब अब यूनाइटेड नेशंस का क्या मतलब रह गया है, ऐसा जो इंटरनेशनल फोरम है, मल्टीलेटरल फोरम जो कहलाते हैं, इनका क्या मतलब रह गया है। कोई एक मुल्क आएगा, किसी दूसरे मुल्क पे चढ़ जाएगा, वहां 20 साल अपना राज करेगा, उसके बाद एक दिन खिसक लेगा, और उस दिन वहां की जो पूरी आबादी है, पूरी जनता है, उस पब्लिक को तो अपने हल पे छोड़ दिया गया, वो वापस उन्हीं लोगों के हवाले हो गए जिनके खिलाफ वो आपका साथ दे रहे थे। इसको कैसे देखेंगे, और अफगानिस्तान में जमीन पे लोग क्या क्या सोच रहे होंगे आज की तारीख में। जो दिख रहा है वो तो बहुत ही खतरनाक है। देखिए, यूएन के किरदार पे हम क्या बात करें, मतलब हमें ये याद रखना चाहिए कि जब 9/11 हुआ था और उसके बाद जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे चढ़ाई की, तो ये नहीं चाहिए उस के बाद इंटरनेशनल नेवी था, और भी देश से, पाकिस्तान भी, सब ने कहा कि जी नहीं, अमेरिका जवाब देना बनता है, ठीक है ना।
सवाल है कि उसके बाद आपने तालिबान को निकाल दिया, एक इंटरिम गवर्नमेंट वहां बना दी, उसके बाद क्या होना चाहिए था? क्या अमेरिका को निकल जाना चाहिए था या रहना चाहिए था 20 साल? दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, क्योंकि आपने 1.25 लाख से ज्यादा वहां पे फौज लगा दी, इतना रिसोर्सेस लगाए, और अफगानिस्तान का ऑक्यूपेशन फोर्सेस लंबा नहीं चल सकते, और जो भी आया जब जब हथियार डाल के ही निकला, ठीक है ना। तो ये बात है कि पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में प्रोग्रेस तो हुई, उससे इनकार नहीं है। स्कूल आ रही थी, औरतों मीडिया वहां पे आ गया, डेवलपमेंट हुए, लेकिन जो तालिबान इंसर्जेंसी को डिफीट करना था वो नहीं कर सके, और उसकी वजूहत हमारे सामने है। वी नो व्हाई दैट हैपेंड, यू नो, इट वाजंट सिंपली बिकॉज के अफगान गवर्नमेंट में करप्शन थी, बिल्कुल थी, गवर्नेंस के मसाइल थे। आप समझें कि एक लिहाज से स्क्रैच से एक मुल्क बनाने चले हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना डिवर्स मुल्क, इतना मल्टीकल्चरल मुल्क, इतना लैंड लॉक्ड मुल्क, तो वो कोई आसान चैलेंज नहीं था। लेकिन जाहिर है कि जो आर्मी वहां पे थी उसका काम था प्रोटेक्शन देना और इंसर्जेंसी को डिफीट करना, और वो डिफीट क्यों नहीं हो पाई, ये तो इस पे तो रिसर्च पेपर्स लिखे जाएंगे यूनिवर्सिटीज में, इस पे पीएचडीज होंगी कि क्यों एक रैग टैग आर्मी जो है, जिसको आपने तकरीबन शुरू के दिनों में खत्म कर दिया था, ग्वांतानामो बे भेज दिए थे उनके फ्रंटलाइन लीडरशिप, वो क्यों चलती रही और वो कैसे वापस आ गई और आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। ये जो सवाल आपने उठाया अंत में शाहजेब, असल में इसका ही जवाब चाहिए कि तालिबान ने ऐसा क्या किया कि तालिबान इतना ताकतवर हो गया, और जो फौज अमेरिका ने खड़ी की, या अफगान फौज जिसको अमेरिका ने ट्रेनिंग भी दी, इंटरनेशनल ट्रेनिंग मिली, हथियार मिले, वो खड़ी नहीं रह पाई। इसकी एक वजह तो है कि साहब, जब आपके पीछे कोई अखलाक नहीं रह जाता है, सरकार नहीं रह जाती है, तो आप सोचते हैं छोड़ दो। लेकिन तालिबान को ये जो ताकत मिल रही है, ये कहाँ से आती है? और जो कहा जाता है कि साहब तालिबान और पाकिस्तान को अलग करके नहीं देखा जा सकता है, वो बात कितनी सच है? देखिए आलोक, हिस्टोरिकली अगर आप देख लें या रीजन में देख लें, अपने श्रीलंका में इंसर्जेंसी चल रही थी, जब तक बाहर से उसको इंकरेजमेंट नहीं था वो इतना लंबा अरसा नहीं चल सकती थी। कश्मीर में इंसर्जेंसी चल रही है, जब तक बाहर से उसको इंकरेजमेंट नहीं थी, वो सस्टेन करना उसको मसला होता है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, उसमें भी एक्सटर्नल एलिमेंट है। अफगानिस्तान के अंदर जो ये तालिबान की इंसर्जेंसी थी, वो कितनी भी होम ग्रोन हो, कितनी भी रूटेड हो वहां के पॉलिटिकल सिस्टम में, इट कुड नॉट हैव बीन सस्टेन्ड विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट। ठीक है ना, ये बात तो मेरा ख्याल है कि कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, सवाल ये उठता है कि तालिबान को अगर, क्योंकि बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे पश्तून बसते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, ट्राइबल एरियाज में भी हैं, बलूचिस्तान का जो नॉर्दर्न रीजन है वो भी सारा पख्तूनख्वा है। तो तालिबान को अगर यहाँ से सपोर्ट मिल रही थी तो किस हद तक मिल रही थी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान कहता रहा दुनिया से कि जी कि वो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, ये क्वेटा शूरा जो है, हमें नहीं पता कि आप क्या बातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो खुद दहशतगर्दी चल रही है, हम तो खुद यहाँ पे टीटीपी और पाकिस्तानी तालिबान से निपट रहे हैं। लेकिन थ्रू आउट मेरा ख्याल है कि एक चीज कंसिस्टेंट थी कि वहां से जो लोग भाग रहे थे तालिबान, फ्रंट लाइन चले, अरेस्ट हो गई या मार दी गई, लेकिन सेकंड टियर था, थर्ड टियर था, और जो फुट सोल्जर्स थे वो वहां से जब भाग रहे थे, कंधार से, हिलमंद से, नंगरहार से, तो कहाँ जा रहे थे? वो अक्रॉस द बॉर्डर जा रहे थे। ठीक है ना, वो यहाँ पे क्वेटा के करीब बहुत सारा इलाका है, जब मैं वहां 2-3 दफा गया तो हमें खुले नजर आ रहे थे, उनका फ्लैग लेके वो वहां पे आराम से फिर रहे थे। ठीक है ना, तो ये इसमें भी इनकार नहीं है कि वो यहाँ आ रहे थे, चाहे वो इलाज के लिए आ रहे हो, चाहे वो रेस्ट के लिए आ रहे हो, 2-3 महीने रेस्ट किया, फिर बंदूक उठाएगी जी चलो वापस चलना है जिहाद पे, या वापस जा रहे थे। इससे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इनकार नहीं करते कि हमारे यहाँ जो अफगान रेफ्यूजीज इतने अरसे से बसे हुए हैं, उनके साथ भी उनके ताने बाने थे। मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी वो आना जाना तो था, उनकी रिश्तेदारियां भी हैं, ठीक है ना, स्टेट कंप्लिसिट है या नहीं, इस पे वो कहते हैं कि जी स्टेट कंप्लिसिट नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि पाकिस्तान के इस पूरे रीजन में जो बॉर्डर करता है अफगानिस्तान के साथ, विदाउट सिक्योरिटी फोर्सेस लुकिंग द अदर वे,
without them tolerating this could not have gone on for years and even decades, है ना? काफी सारे जो फॉर एग्जांपल नेटवर्क आजकल हम नहीं सुनते, बट यू रिमेम्बर कि कितना उसका चर्चा होता था कि जो इंसर्जी को अगर डिफीट करना था, अमेरिका को, नेटो को, जो सबसे बड़ा उसमें लीथल फोर्स था वो हक्कानी नेटवर्क था, जो आईईडीज प्लांट करता था, इनकी हमवीज जाती थी और वो यूं हवा में उछल जाती थी एंड दे कुड नॉट गेट देयर हेड राउंड। मतलब वो जो था उसने बहुत सीरियस डैमेज किया नेटो ट्रूप्स को। हक्कानी नेटवर्क के ताने बाने कहाँ मिल रहे थे, वो आईडीज जो हैं वो कहाँ बन रही थी। ये जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, काफी इन्होंने कहा कि जी एविडेंस वहां से आ रहा है कि ये सब वहां से प्रोवाइड हो रहा है, एक्सप्लोसिव सप्लाई। तो आपका जो बड़ा सवाल कि ये फाइनेंस कहाँ से हो रहे थे, हथियार कहाँ से मिल रहे थे, शेल्टर कहाँ से मिल रहा था, मेरा ख्याल है कि इट इज प्रीटी क्लियर कि वो जो चीज हमें समझ नहीं आ कि हम पाकिस्तान फ्रंट लाइन एलाय था ना, हम डॉलर्स ले रहे थे, एड ले रहे थे फॉर प्लेइंग दैट रोल, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान पे एलिगेशन था कि आप एक तरफ तो हमसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन जो लोग हमें मार रहे हैं अफगानिस्तान में उनको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, प्लानिंग क्या है, ये क्या है। तो ऑफिशियल्स उस वक्त डिनाई करते थे, मुशर्रफ साहब डिनाई करते थे, उनके बाद भी जो लोग पॉलिटिकल लीडरशिप आई वो डिनाई करती थी। आज मैं आपको बताऊं कि हमारा जो करता धरता है हमारी आर्मी में, या जो इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, जो रिटायर्ड डीजीज हैं आईएसआई के, मैंने उनको भी सुना है हालिया दिनों में, एंड दे आर सेइंग वी डिड एब्सोल्युटली द राइट थिंग, हम बिल्कुल सही गेम प्ले कर रहे थे। ये आप लोग जो है ना, जब ये प्रिंसिपल्स की बात करते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, यू हैव नो आइडिया कि हाउ दीज थिंग्स पैन आउट। तो हमारे एक होते थे डीजी आईएसआई हमीद गुल, उन्होंने 2014 में पाकिस्तानी चैनल पे एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी इतिहास में याद रखा जाएगा कि सोवियत यूनियन को हमने वहां से भाग निकाला, आईएसआई ने किया। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि हमने अमेरिकन को यहां से भगाया अमेरिका की अपनी मदद से। एंड पीपल वर क्लैपिंग इन दैट शो एंड सेइंग जी गुल साहब आपका तो बड़ा विजनरी है और आप कितना दूर तक देखते हैं। आज मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क के अंदर ये सोच है among people in position of power who are saying कि we absolutely played the right game. We knew कि sooner or later the US will leave and then we'll be stuck with Afghanistan. So we were absolutely right in maintaining our contacts with Taliban because they suit us. They serve Pakistan's national interests compared to Northern Alliance, Uzbeks, Tajiks, Abdullah, Amrullah Saleh. उनकी निस्बत तालिबान जो हैं वो हमारे 2-3 पर्पस सर्व करते हैं। एक तो वो जो हमारे यहाँ जो पश्तू नेशनलिज्म है उसको वो काउंटर करते हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो सर्व करते हैं, और भारत के साथ उनकी वो रिलेशनशिप नहीं है, तो इट गिव्स अस इन्फ्लुएंस इन दैट वॉर टॉर्न कंट्री। तो ये जो थिंकिंग है, पुरानी थिंकिंग है, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि हमारी पेशेंस, हमारा सस्टेन जो अप्रोच थी, हम दुनिया को कुछ कहते रहे, हम करते कुछ रहे, टुडे इट्स पेड ऑफ। तो ये जो जिन लोगों के आप जिक्र कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि साहब हमने बहुत सही पत्ते खेले और हमने अमेरिका से मदद ली और उस मदद से हमने तालिबान को अपना एलाई बना के रखा, ये लोग कौन है? मतलब ये लोग आज पावर में हैं या ये लोग पावर में थे एक वक्त? जो आज की तारीख में जो पाकिस्तान का पावर सेंटर है वो क्या सोचता है? आप कितना मासूमाना सवाल कर रहे हैं लोग जी। देखिए ये वो लोग हैं जो उस वक्त भी पावर में थे और इस वक्त भी पावर में हैं। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी रिकॉग्नाइजेस इन पाकिस्तान एज द रियल स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द एस्टैब्लिशमेंट, यू नो, मीनिंग कि वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, बट मैंने किसी से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा देखें इन 20 वर्षों में कितने डीजी आईएसआई आए और चले गए, हाँ, 2-2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, लेकिन थॉट प्रोसेस वही चल रहा है जो आज का नहीं है, वो 1980s का है, बल्कि लेट 70s का है, ठीक है ना। तो एक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच होती है स्ट्रेटेजिक मामलात पे, और दे आर द वंस हु डिसाइड एंड देन दे गो विद इट। उसमें हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, दे हैव लिटिल और नो से। इसलिए आपने देखा इस वक्त
एक अर्थक्वेक आया हुआ है अफगानिस्तान में, हाँ, हम्म, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो आपको इतना बोलती हुई नजर नहीं आएगी, बिकॉज दे नो कि इट इज नॉट इन देयर डोमेन टू कॉल द शॉट्स ऑन अफगानिस्तान, ऑन कश्मीर, ऑन ऑन इंडिया। वो डिसीजन कहीं और हो रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये दिस इज द बिगेस्ट आयरनी इन पाकिस्तान, क्योंकि जब लेट्स से कि ब्लो बैक होता है सिचुएशन का वहां पे, हाँ, रेफ्यूजीज आते हैं, सिविल वॉर होती है, यहाँ पे टीटीपी इम्बोल्डन होती है, तो ये जो जो ब्लो बैक है उसके रिसीविंग एंड पे कौन होगा? आपके आम शहरी होंगे ना। मतलब 70 मैं उस दिन जब एक कॉन्वर्सेशन में था डीजी आईएसआई फॉर्मर असद दुरानी के साथ, तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया। मैंने कहा आप जो कह रहे हैं कि ये हम सही थे और हमने सही किया है, और ये तो होता है जंग में, ये बहुत ही डेंजरस नेबरहुड है, इंडिया को हमें जो है वो काउंटर करना था कि उधर से भी इंडिया, इधर से भी इंडिया आ जाए तो हम फंस जाएंगे। तो मैंने कहा वॉज इट वर्थ इट? मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, वॉज इट ऑल वर्थ इट? दुनिया हमें कहती रही कि आप डबल गेम कर रहे हैं, किसी को हमारी बात पे एतबार नहीं है, हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई, हमने कोई, आप खुद कहते हैं कि 70,000 लोग मरवा दिए, टीचर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, कौन कौन बेगुनाह लोग, मस्जिदों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, पार्कों में, हर जगह धमाके हुए। वॉज इट वर्थ इट? मुझे आप एक जवाब दे दें कि इट वॉज वर्थ इट, तो मुझे समझ में आ जाएगा। और उन्होंने जवाब दिया कि देखें ये तो कोलैटरल डैमेज तो होता है, they're not fun games. Nobody does it, but you have integrity of your. तो ये that's the mindset we are dealing with in our country, है ना। तो उसमें अब कोई क्या कर लेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कर लेगी, या मैं और आप, मैं कोई जर्नलिस्ट के तौर पे मैं क्या कर सकता हूँ? those who have the power they call the shots. जी, तो अभी अब शाहज़ेब, आज आपके दिमाग में सबसे बड़ी फिक्र क्या है? मैं क्योंकि भारत में बैठा हूँ, हम भारत में बहुत सारी चिंताएं कर रहे हैं अफगानिस्तान को लेके, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपकी समझ से आपको सबसे बड़ी चिंता क्या है और हमें सबसे बड़ी फिक्र क्या होनी चाहिए? देखिए, होना ये चाहिए कि नाउ वी हैव न्यू रियलिटी इन अफगानिस्तान, ठीक है ना। मच एज वी आर अफ्रेड ऑफ इट, हमें फियर्स हैं, हमें रिजर्वेशंस हैं, ठीक है ना, बट देयर इज अ न्यू रियलिटी नाउ ऑन द ग्राउंड। व्हाट नीड्स टू हैपन नाउ इज कि पाकिस्तान समेत जो बाकी नेबर्स हैं, वर्ल्ड पावर्स हैं, दे नीड टू इंश्योर कि तालिबान जिस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया है, कि ये अपने जो पिछला दौर था जिसमें दे वर इनएक्सपीरियंस, दे वर मोर रिलीजियस, दे वर मोर काइंड ऑफ बहुत ही उनका एक छोटी सोच थी। अब उनकी एक जो टॉप टियर है, जो लीडरशिप है, वो पॉलिटिकली सपोजिटली स्वाव हैं, उनको एक्सपीरियंस है, और वो इंगेज भी कर रहे हैं विद फार मोर कंट्रीज देन द प्रीवियस लॉट डिड, ठीक है ना। तो अब ये होना चाहिए कि इनको आप किस तरह से अग्री कराएं कि भाई अगर आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन चाहिए, आप चाहते हो एज अ लेजिटिमेट फोर्स इमर्ज करना, तो आपने ये काम करना होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, औरतों के राइट्स, बच्चियों के राइट्स, वहां पे सिविल सोसाइटी है, वहां मीडिया है, मतलब ये वाकई वो मिडीवल एजेस में धकेलने से परहेज करें। इनको एंगेज करना होगा, बिकॉज एट सम पॉइंट दे वांट मनी, दे वांट एंगेजमेंट, ठीक है ना। अभी तो ठीक है, उन्होंने हर चीज पे कब्जा कर लिया, दे आर, उनको टैक्स की इनकम आएगी, उनको सारा अमेरिकन का जो गाड़ियां थी, असला था, सब मिल गया होगा। लेकिन उनको अगर मुल्क चलाना है और अपने आप को पावर में रखना है, तो दे नीड टू एंगेज। तो इस वक्त जो कोशिश होनी चाहिए वो ये कि अगर अमेरिका बिल्कुल ही फेडअप है, बोर्ड हो गया है और बहुत ही यहाँ से शेमलेसली गया है, तो रशिया है, चाइना है। चाइना का इस वक्त सबसे ज्यादा रोल बन रहा है वहां पे। चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर कि हम एक इस तरह का सेटअप बनाए जो हमारे इंटरेस्ट को तो सर्व करे ही करे, लेकिन अफगानिस्तान को जो है वो बिल्कुल एक सिविल वॉर, एनार्की, केओस की तरफ ना धकेल दे।
पिछला, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ शाहजेब, लेकिन इंडिया का ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पीछे का रिकॉर्ड है तालिबान का, जो पिछली दौर का आप याद करें तो वो इतना खौफनाक है कि उसमें जो बातें आप कह रहे हैं वो भरोसे के लायक नहीं लगती हैं कि ये तालिबान किसी से एंगेज होगा। जिस तरह से उन्होंने बामियान में बुद्ध की मूर्ति गिराई, आपके पीछे बुद्ध की मूर्ति दिख रही है मुझे, मैं जब देखी तब से मैं सोच रहा हूँ कि ये बात अगर आएगी तो करूंगा, लेकिन तो उस वक्त उन्होंने किसकी सुनी, और बाकी भी जो कुछ उन्होंने किया, जिस अंदाज में किया, वो अगर याद करें, या आपको लगता है कि अब जो तालिबान लीडरशिप है आज की तारीख में, ये कोई बदला हुआ तालिबान है, तालिबान 2.0 है, जिसके साथ एंगेजमेंट और बातचीत हो सकती है? नहीं, मुझे कोई खुशफहमी नहीं है इस बारे में। इवन दो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो है वो दुनिया को बार बार ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये बड़े बेहतर लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, मैं नहीं मानता इसको। ओके, व्हाट आई डू रिकॉग्नाइज इज कि इस वक्त जो लोग निगोशिएट कर रहे थे दोहा में, जो इनका पॉलिटिकल आर्म था, वो मुल्ला बरादर हो, वो ये जो इनके तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन हो, ये लोग जो है ये निस्बतन इनको पता है कि हमें गेम क्या खेलनी है, ठीक है ना। माय बिगेस्ट रिजर्वेशन इज कि अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से नहीं रही है, ये एक मूवमेंट रही है। इसमें जो फुट सोल्जर्स हैं, मतलब वो लोग जिनको आपने देखा जो पैलेस में बैठे हुए थे ना, टेबल पे हथियार वथियार रख के, जो हेरात के गवर्नर हाउस में बैठे हुए थे अपनी कुर्सियों पे पैर रख के, ये लोग जो हैं ये कितना कहने में है टॉप लीडरशिप के, ये अभी ओपन क्वेश्चन है, ठीक है ना। इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ये जो फुट सोल्जर्स हैं जो दे आर इन देयर 20s, पिछला तालिबान का दौर नहीं देखा, इन्होंने अपने बड़ों से सुना होगा कि जी शरिया का दौर था, मुस्लिम बहुत ही जबरदस्त दौर था और यूं था, इन्होंने वो देखा नहीं है, ठीक है ना। ये उस आइडियल को लेके ये इस वक्त टेक ओवर कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। ऊपर से मैंने कल परसों भी देखा वो तालिबान के जो लीडरशिप ने कि वायलेंस नहीं करना है, यूं नहीं करना है, जब तक ऑर्डर ना हो आपने ये नहीं करना है। द क्वेश्चन इज कि टू व्हाट एक्सटेंट विल दीज गाइस लिसन, क्योंकि दे आर रियली एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लूट एंड प्लंडर। You know, they have arrived from the mountains. They want the spoils. They want the bounty. ठीक है ना? तो ये कितना होगा? दूसरा ये है कि अफगानिस्तान में जो मारधाड़ चल रही थी वो सिर्फ और वहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। आगे चल के इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं होगा? होगा तो हाउ विल दैट बी सॉर्टेड, है ना? तो देयर आर लॉट ऑफ ओपन क्वेश्चंस एट द मोमेंट, एंड आई एम नॉट फॉर अ मिनट सेइंग कि ये कोई रिफॉर्म्स, सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड तालिबान है। I have deep reservations, क्योंकि जिस मूवमेंट का पूरा उठना बैठना सोना जागना जो है वो मारधाड़ में रचा बसा हुआ है, how will they come to, why would they want to even negotiate with anyone? वो बोलेंगे हम आए, अभी वहां पे बातें चल रही हैं ट्रांजिशन गवर्नमेंट की, वो कह रहे हैं कि जी क्यों, किससे बात करें, किस लिए बात करें, give us one good reason। हमने जब टेक ओवर कर लिया तो कर लिया ना, हम ही चलाएंगे। तो बाहर से इन पे प्रेशर है, पाकिस्तान से, दूसरों से, कि भाई इस तरह बिल्कुल भी एक्सक्लूसिव ना रहो, क्योंकि द फैक्ट इज कि देयर आर अदर एथनिसिटीज इन अफगानिस्तान एंड यू कैन नॉट शट एवरीबॉडी आउट। तो सस्टेन करने के लिए आप थोड़ा सा इंक्लूसिव रहें, पावर शेयरिंग करें। वेदर दे विल लिसन और नॉट, इट्स एन ओपन क्वेश्चन। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और मुझे लगता है कि इसी सवाल के जवाब का इंतजार अब पूरी दुनिया को करना होगा। लेकिन आज अब कुछ देर में अब से अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलने वाले हैं। आपको क्या लगता है वो क्या कहने वाले हैं? वो अपने मुल्क में अपनी पीठ थपथपाएंगे कि भाई मैं तो वापस ले आया सबको, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, हमको जिस मुसीबत में फंसाया था पिछली सरकारों ने, हम वहां से अपने लोगों को निकाल लाए हैं, या वो अफगानिस्तान के बारे में भी कुछ सोचेंगे? देखिए, जो बाइडेन अपना जो उनका मौकफ है, जो स्टांस है, उसको ही रीइटरेट करेंगे, क्योंकि अमेरिका में भी इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है, जो इनके वेटरन्स थे वो कर रहे हैं, फॉर्मर जो कमांडर्स हैं जिन्होंने सर्व किया है अफगानिस्तान में, वहां से क्रिटिसिज्म आ रहा है कि हमने क्यों मरवाए अपने लोग, क्यों हम वहां पे खड़े हुए थे, क्यों हमने जो है 20 साल वहां लगा दिए। सवाल तो उठ रहा है ना कि आखिर में अगर इन्हीं को ही देना था, जिनको हम टेररिस्ट कहते हैं, कि इन्हीं के लिए रास्ता साफ करना था, तो ये हमने क्यों किया? इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इट्स अ मोमेंट फॉर सोल सर्चिंग इन द यूएस। बाइडेन विल ट्राई टू एड्रेस इट। वो जैसे चंद दिन पहले भी उन्होंने कहा कि जी कि
हम आगे अभी नहीं निकलते, 5 साल के बाद निकलते, फिर भी यही होना था। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि एक जॉर्ज बुश ने ये शुरू किया, ओबामा को फिर से मिला, ट्रंप को भी मिला, उन्होंने कहा जी मैं वो प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हूँ जो इसको खत्म करेगा, ताकि मैं अगले राष्ट्रपति के हवाले ये गुत्थी ना छोड़ के जाऊं कि फिर वो सुलझाता रहे। तो ही इज रेडी टू बिकम अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ दिस, बट ही इज सेइंग कि हम नहीं सस्टेन कर सकते कि हम इसको करें। ही विल मेक सम नॉइजेस लाइक के जैसे उन्होंने अभी 2-4 हजार फौजी भेज दिए इवैक्यूएशन के लिए, वो ये रीअश्योर कराएंगे कि अगर दोबारा यहाँ पे अलकायदा ने बेस बनाने की कोशिश की या अमेरिकन इंटरेस्ट को थ्रेटन किया तो हम नजर रखेंगे, हम भूलेंगे नहीं, और हम खित्ते में और जगहों पे हमारे अड्डे हैं, हम वहां से नजर रखेंगे। इस तरह का वो रीअश्योरेंस देंगे, बट इट विल नॉट रियली कट इट, इट विल नॉट एड अप। अ सरेंडर इज अ सरेंडर। किसी भी तरह से आप उसको कोई भी ड्रेसिंग कर लें, पैकेजिंग कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आप यू आर फ्लीइंग, यू आर इवैक्यूएटिंग योर पीपल, एंड यू आर सेइंग कि बीइंग इंटरनेशनल पावर, बिग पावर, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। यू आर एडमिटिंग योर हेल्पलेसनेस, यू आर एडमिटिंग द लिमिट्स टू योर पावर। डज इट ब्रिंग your position into question, your credibility into question? Of course it does, and it will. जी, यानी कि जब आप हथियार डाल के जा रहे हैं तो ये देखा तो ऐसे ही जाएगा कि आखिरकार तालिबान ने अमेरिका को खदेड़ दिया। जैसा कि हमीद गुल साहब ने कहा कि पाकिस्तान हमने रूस को खदेड़ दिया, हम अब अमेरिका को भी खदेड़ेंगे। तो अब एक तरह से उन्होंने खदेड़ के तो दिखा दिया है, लेकिन अफगानिस्तान का आगे क्या होना है ये एक बहुत बड़ा, बहुत गंभीर सवाल है। क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है और अफगानिस्तान में शांति नहीं लौटती है, तो फिर दोबारा दुनिया को बहुत बड़ी अशांति के लिए तैयार रहना होगा। ये कहने में मुझे कम से कम कोई संकोच नहीं है। लेकिन शाहजेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने वक्त निकाला और आपने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है, समझाया बातचीत को। कुछ बीच बीच में सिग्नल का डिस्टर्बेंस आज भी था, हालांकि हमने कोशिश की कि हम एक नया मीडियम पकड़ें बातचीत करने के लिए, लेकिन तो आपका बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा फिर आपसे कुछ बात करूं, कुछ और समझने की बीच बीच में कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि ये अभी मुझे नहीं लगता है कि मामला खत्म होने वाला है, इसमें अभी बहुत वक्त लगने वाला है। तो आपका शुक्रिया। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों से मैं अब इजाजत चाहता हूं। आपसे भी मैं अंत में एक आग्रह करना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और घंटी बजाना न भूलें। ये बातचीत आपको पसंद आई है तो इसके लिंक अपने दोस्तों परिचितों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसको देखें और वो चीजें समझ पाएं जो समझने की हमने इस बातचीत में कोशिश की है। और अगर आप सत्य हिंदी पर इसे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बन के, यानी मेंबरशिप फीस चुकाकर, आप सत्य हिंदी की मदद करते हैं, सत्य हिंदी की टीम की मदद करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप उस जर्नलिज्म को, उस पत्रकारिता को जिंदा रखने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जिसकी हमको और आपको दोनों को बहुत जरूरत है। इसी के साथ अब मैं इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।